हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से अपने चैनल पर वापस आ गए हैं और आज हम लोग रसायन विज्ञान की कार्बनिक श्रृंखला और कार्बनिक भाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। कार्बनिक यौगिक का एक सबसे अहम भाग होता है, वो होता है उसकी नाम पद्धति। नाम पद्धति के लिए सबसे ज़रूरी जो पद्धति है वो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज हम लोग IUPAC के बारे में बात करने वाले हैं। बात नहीं बल्कि आज हम लोग IUPAC सीखने वाले हैं कि कैसे IUPAC पद्धति का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो IUPAC फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है IUPAC फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि कंपटीशन और एकेडमिक लेवल के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रोपेनॉल का अणुसूत्र क्या होगा। तो जब आपको IUPAC लिखना आता होगा तभी आप बता सकते हैं कि प्रोपेनॉल का अणुसूत्र क्या हो सकता है। या फिर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से आपको एक अणुसूत्र दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि इस अणुसूत्र का नाम बताइए। तो जब तक आपको IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक आप कहाँ से बता पाएंगे कि हाँ इस संरचना सूत्र का नाम क्या हो सकता है। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं फिर जल्दी से टॉपिक पर अपने। ये है हमारा आज का जो हमको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए लिखा हुआ है IUPAC 1919। ठीक है, 1919 IUPAC 1919 दिख रहा है सबको। IUPAC 1919 आई का मतलब भी हमने कायदे से लिख दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संगठन है, ये एक यूनियन है, ये एक संघ है और इस संघ की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर है रिसर्च ट्रायंगल पार्क, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स। रिसर्च ट्रायंगल पार्क, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेजेंट टाइम में मीन्स 2020 में, वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट जोहू ओएफेंग, जो कि एक चाइनीज़ केमिस्ट हैं। ये हैं इसके प्रेसिडेंट जोहू ओएफेंग। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए हेडक्वार्टर में ये जो लिखा हुआ है रिसर्च ट्रायंगल पार्क, ये हेडक्वार्टर का नाम है। जो लिखा हुआ है नॉर्थ कैरोलिना, ये उसकी सिटी का नाम है जहाँ पर ये हेडक्वार्टर उपस्थित है और ये सिटी यूनाइटेड स्टेट में है। आप समझ रहे हैं। आते हैं जल्दी से IUPAC है क्या, जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए IUPAC में क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण पहले सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े यौगिक होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य भूमिका में होते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो सकता है, कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो सकती है और कोई हो सकता है कि संयोजी परमाणु के रूप में इससे जुड़ा हो। हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो खुली श्रृंखला का होता है और बंद श्रृंखला का होता है। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला जिसको एलिफैटिक कहा जाता है, एलिफैटिक कहा जाता है। ठीक है, बंद श्रृंखला जिसको एरोमेटिक कहा जाता है। एलिफैटिक भी तीन प्रकार के होते हैं। भाई खुली श्रृंखला होने का मतलब यह है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में बॉन्डिंग हो रही होगी। कार्बन और कार्बन के मध्य में तीन प्रकार की बॉन्डिंग होती है। एकल बंध होता है, द्विबंध होता है और त्रिबंध। एकल बंध संरचना, ठीक है, द्विबंध संरचना और त्रिबंध संरचना। एकल बंध संरचना जो है इसका नाम हम लोग लिख देते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन का जुड़ जाना कहलाता है एल्क
और कार्बन के मध्य में जो बॉन्डिंग होती है उसका सफिक्स लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लिखेंगे, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि कार्बन और कार्बन का जुड़ जाना कहलाता है एल्क। तो भाई हर हाल में, चाहे खुली श्रृंखला हो, चाहे बंद श्रृंखला हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एकल बंद, द्विबंध या त्रिबंध संरचना हो, हर हाल में कार्बन कार्बन से जुड़ जरूर रहा होगा। और कार्बन कार्बन का जुड़ना एल्क कहलाता है। कार्बन के मध्य में कैसी बॉन्डिंग है ये उसके सफिक्स बताएंगे। एन है तो सिंगल बॉन्डिंग, अगर इन है तो डबल बॉन्डिंग, और अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। आज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे, खुली श्रृंखला पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंद श्रृंखला के बारे में, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते हैं, हमको सीखना भी होता है। आपको सीखना है इससे, ठीक है। तो ये एल्केन हो गया, एल्कीन हो गई और एल्काइन हो गया। देखिए हमने लिखा भी है एल्केन की परिभाषा, एल्कीन की परिभाषा और एल्काइन की। लिखने में आपका टाइम वेस्ट और वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो पॉज करके नोट करना रह जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एल्केन क्या होता है। प्रत्येक, देखिए कार्बन और कार्बन की एक श्रृंखला होगी और उसमें प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण युक्त कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध संयुक्त आबंधित श्रृंखला को ही क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें sp2 संकरण आ जाएगा, एल्काइन की बात करेंगे तो उसमें sp संकरण आ जाएगा। और ये संकरण का वीडियो हम आपको नेक्स्ट अलग से देंगे, ताकि आप संकरण निकालना भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि ये भी कंपटीशन और एकेडमिक लेवल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको देखिए केमिस्ट्री सीखने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। सबसे पहले यही है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और उसके बाद आपको संकरण जैसी बहुत ही अहम प्रसंरचनाएं जो होती हैं वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से आप, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको सब कुछ मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर अब इसके बाद हम आते हैं इनके विस्तार पर। देखिए लिख दिया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग। चलिए ये हम इतने कार्बन बनाए दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन होने का मतलब ये कि कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा और बाकी जो श्रृंखलाएं होंगी, जो संयोजकता होगी वो हाइड्रोजन के साथ संयोजित होगी। तो बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन जोड़ देना हमको, ठीक है। ये हो गई क्या, एल्केन। अब एल्क का नाम हमको लिखना है। हमने बताया था कि कार्बन के जो नंबर्स होते हैं वो एल्क होते हैं, और उसमें जो जुड़ता है वो उसकी बॉन्डिंग का नाम होता है। यहाँ पर आपका जो एल्क है कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, और पूरा नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन, ठीक है। ये आपका हो गया। ये देखिए कार्बन की श्रृंखला के आधार पर एल्क के जो नाम होते हैं, अगर एक कार्बन है तो उसका नाम मेथ होता है, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, और 12 कार्बन का होता है डोडेक। आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से। और फिर अभी इसी पर आते हैं, पहले उसके पहले ही हम समझ लेते हैं। कुछ समझना क्या है आपको, समझना है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में अभी तक सिंगल बॉन्डिंग थी, ठीक है। तो एल्केन बन रही है, और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो देखिए आपके एल्केन का फार्मूला लिखा हुआ है, एल्केन का फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला अभी हमने नहीं लिखा है, एल्कीन का अब हम प्रोड्यूस करेंगे पहले फार्मूला। इसी श्रृंखला में भाई कार्बन, एल्कीन तब बनेगी जब कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस पे sp2 संकरण है और इस पे sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग तो श्योर है, ठीक है। और इनके मध्य में सिंगल बॉन्डिंग हो गई। ये H, बाकी इसकी संयोजकता
और कार्बन के चारों तरफ मैक्सिमम, कार्बन पर मैक्सिमम संयोजन परमाणु 4 ही हो सकते हैं। जो आबंधन होते हैं रासायनिक वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता होती है। अगर हम गौर से देखें तो इसके पास 1 2 3, अभी 3 हुए हैं जबकि 1 की आवश्यकता है, तो 1 की आवश्यकता हम पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। 1 2 3, 1 की आवश्यकता पूरी करेंगे किससे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग हो गई। अब हमको इसका सूत्र निकालना है। जब प्रत्येक कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग थी तब देखिए गौर से, CnH2n+2 मतलब कार्बन n तो हाइड्रोजन 2n+2 है ना। अभी यहाँ पर कार्बन उतने ही है, n ही है, मतलब 4 यहाँ पर थे तो 4 यहाँ पर भी हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गिने काउंट करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे छूट गया था। अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे 10 है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 8। कमी कितने की आई? 2 की। तो ये 2 माइनस इस फार्मूले में हो जाएगा। तो CnH2n+2 -2, क्योंकि कमी आ रही है हाइड्रोजन में ना कि कार्बन में। तो हाइड्रोजन में कमी आई तो CnH2n -2 से +2 कैंसिल, ये आ गया सूत्र आपका। तो एल्कीन का सूत्र यहाँ पर लिख दिया जाएगा CnH2n। समझ में आ रहा होगा। ये एल्केन था, ये एल्कीन है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एल्काइन की। इसी श्रृंखला में C मतलब कार्बन, ठीक है। मान लेते हैं इस पे sp कार्बन, sp संकरण, और इस कार्बन पर भी sp संकरण। तो sp संकरण के मध्य में ही ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है, बाकी किसी के मध्य में नहीं होगी। तो भाई अब बाकी ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़े, कार्बन के साथ भी जुड़ेगा, और बाकी इस कार्बन को अभी 3 की आवश्यकता है, इस कार्बन को 3 की आवश्यकता। हाइड्रोजन जोड़ देते हैं जहाँ पे आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों में से किसी को भी अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता या हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। श्रृंखला कंप्लीट हो गई। अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लेते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6। एल्कीन से पुनः 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? माइनस। अब ये -2 इस एल्कीन में चला जाएगा। तो Cn, अगर हम एल्केन से इसकी अपेक्षा करें तो -4 हो जाएगा। तो इसके सूत्र में अगर हम -4 लगा देते हैं, एल्केन के सूत्र में -4 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n भाई 2 से +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अभी एक और -2 बचेगा, वो यहाँ पे लिख देना है। अगर हम एल्केन के सूत्र में -2 यूज करें तो भाई देखो वही सूत्र आ रहा है, CnH2n -2। इसका मतलब एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। एल्किल क्या है? आप लोग पढ़ चुके हो एल्केन, कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग। अगर हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें, हटा दिया गया, देखिए एक हाइड्रोजन हट गया। अब इस कार्बन को 1 की आवश्यकता होगी। 1 की आवश्यकता मतलब अब ये एक संयोजन प्रदर्शित कर रही है, और अब ये कार्बनिक श्रृंखला बन गई है क्या? संयोजी कार्बनिक श्रृंखला। संयोजी प्रत्येक उस श्रृंखला के आगे हम लगा देते हैं जो संयोजन करने के योग्य होती है। इसमें प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा था। ये अब आगे रासायनिक अपक्रिया नहीं करेगी, मतलब करेगी रासायनिक अपक्रिया, संयोजन नहीं करेगी। जब तक अपक्रिया नहीं करेगी तब तक संयोजन नहीं करेगी। इसमें विस्थापन अपक्रिया हो सकती है, योगात्मक अपक्रिया हो सकती है, संयोजन हो सकता है, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप ही, जबकि ये हर हाल में संयोजकता प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? संयोजी कार्बनिक श्रृंखला। जब भी एल्केन की संयोजी कार्बनिक श्रृंखला बनती है तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 9, एक हाइड्रोजन कम पड़ गया। तो एल्केन के सूत्र में हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो आएगा CnH2n+1।
इसका सूत्र भी आ गया CnH2n+1 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा CnH2n+1। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? एल्क प्लस एन। एन तब लगाते हैं जब प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो, लेकिन जब किसी अंतिम कार्बन का अष्टक पूरा नहीं होता है, वो संयोजन रूप प्रदर्शित करता है, तब हम एन की जगह पे लगाते हैं सफिक्स इल और नाम हो जाएगा क्या? एल्किल। समझ में आ गया होगा एल्किल का सूत्र भी और एल्किल नाम क्या होता है, ठीक है। ये है आपकी कार्बनिक श्रृंखला का सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही समझ लेते हैं, क्योंकि कार्बनिक जो है वो अथाह है, सिर्फ और सिर्फ इसको सीखना होता है। ये देखिए आते हैं इस श्रेणी पर, जब हमारे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन, देखिए एक कार्बन का एल्केन तो बन सकता है, एल्केन बनेगा, ठीक है। एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्क की जगह पे हम मेथ लिखेंगे और एन तो जुड़ना ही है क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है। लेकिन क्या एल्केन बन सकता है? किसी भी कीमत पर नहीं। क्यों? क्योंकि एल्केन बनने के लिए कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग होना आवश्यक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। एल्काइन भी नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य में फिर वही बात ट्रिपल बॉन्डिंग होना आवश्यक है। एल्किल बनेगा और इसका हो जाएगा क्या? मेथिल। इसका क्या हो जाएगा? एथेन। इसका एथीन और इसका एथाइन। देखिए सारे बताएंगे तो आप अपना होमवर्क क्या करेंगे, या आपको एक तरह से होमवर्क भी मिल रहा है, ठीक है। आपको ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप टेबल कंप्लीट कर लोगे, आपको कुछ भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। हम कुछ बताए दे रहे हैं बस आपको। जैसे ये लिखा हुआ है हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। चूँकि एल्केन लिखना है तो हेप्टेन हो जाएगा, एल्कीन लिखना है तो हेप्टीन हो जाएगा, एल्काइन लिखना है तो क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा, और एल्किल लिखना होता तो क्या हो जाता? हेप्टिल हो जाता। इसका अणुसूत्र हमको निकालना है। जैसे हेप्टेन का आपसे पेपर में पूछा गया कि हेप्टेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे एल्केन का फार्मूला याद रखना है, CnH2n+2। और आपको ये याद रखना है कि हेप्ट किस नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। इसका मतलब n बराबर कितना आ रहा है? 7। इस फार्मूले में रख दो, तो Cn मतलब C7, H 2 × 7 14, और 14 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। हेप्टीन CnH2n C7H 14। फिर हेप्टाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा? C7H 7 × 2 14, 14 - 2 12, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है? C7H 15। आपको इस तरह से बना लेना है जैसे डेक का आ जाए, ठीक है। डेक, डेकेन, डेकीन, डेकाइन और डेकिल। डेकेन का क्या लिखना है? n इक्वल टू कितना आ रहा है? देखिए 10, तो n इक्वल टू 10 रख दीजिए। C10H 2n+2 है ना, तो 2 × 10, 10 + 2 मतलब 20 + 2 22। C10 आप 2 माइनस करते चले जाइए, C20 हो जाएगा, C10H 18 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें आपको 1 माइनस करना है, तो C10H 21 हो जाएगा, ठीक है। ये एक संयोजी श्रृंखला है, लेकिन आपको इसकी भी टेबल बनानी है। आप पूरी की पूरी टेबल जैसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट ही किए दे रहे हैं क्या? चलिए आते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना। प्रोप का हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपिल, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटिल। बाकी आप बना लीजिए क्योंकि अभी आगे भी बताना है। चलिए ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं नामकरण पर। नामकरण क्या होता है? नामकरण के लिए कुछ फार्मूले हैं, आपको उनको विशेषता ध्यान देना है। IUPAC नाम पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें ये नियम होते हैं, ठीक है। कंडीशंस एंड टर्म्स अप्लाई जो होता है ना, वैसे भी IUPAC भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस देता है। सबसे पहला क्या, आपको देखिए
ये नियम मत ध्यान दीजिए, आपको मेरी कुछ बातें याद रखनी। सबसे पहला ये है कि आपको गांठ बांध लेना है कि जब भी IUPAC नाम लिखना है, आपको हर हाल में सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे लंबी श्रृंखला की पहचान करना है। फिर उसके बाद और उस लंबी श्रृंखला का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो उसको पेरेंट चेन कहा जाता है, पेरेंट चेन। अब इंडिया में पेरेंट चेन को आए हम लोग जैसे इंडिया में, तो इसका पेरेंट चेन से जनक श्रृंखला नाम कर दिया गया है। हालांकि इसको पेरेंट चेन ही कहेंगे क्योंकि हम लोग IUPAC नाम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन के हिसाब से। फिर जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, अगर कोई है क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। उसमें क्या क्या हो सकता है सुनिए, उसमें क्रियात्मक समूह हो सकता है, उसमें संयोजी परमाणु हो सकता है, उसमें पार्श्व श्रृंखला हो सकती है, उसमें डबल बॉन्डिंग हो सकती है, उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। हमको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है किसको, क्रियात्मक समूह को। तो जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। फिर अगला है कि जनक जो मुख्य श्रृंखला है, कार्बन की संख्यात्मक गणना मतलब नंबरिंग। ठीक है, आपको हर हाल में नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है नंबरिंग। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे फार्मूले नोट कर लीजिए एक कॉपी पर, क्योंकि अभी जब आगे आपको एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे इसी वीडियो में तो आपको फिर से वापस आना पड़ेगा रूल पढ़ने के लिए। तो इससे चाहिए कि साथ में नोट करते चलिए। कार्बनिक जनक श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह, संयोजी परमाणु अथवा पार्श्व श्रृंखला, इन तीनों में से कोई एक, अगर क्रियात्मक समूह तीनों हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, संयोजी परमाणु और पार्श्व श्रृंखला है तो प्रायोरिटी देंगे संयोजी परमाणु को। अगर नहीं है तो पार्श्व श्रृंखला को प्रायोरिटी देंगे। इन तीनों में से कोई एक, जिधर से नज़दीक पड़ेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर अगला है कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक श्रृंखला में समान क्रियात्मक समूह होने पर उनकी संख्या के आधार पर समूह के नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा लिख देते हैं। सपोज दैट अभी हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ाएंगे तो आप ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए, ये जो रूल है ये भी नोट कर लीजिए, अभी आगे इसकी बात करेंगे। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह समान स्थान पर आता है जिसमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या अधिक होती है, उस श्रृंखला के नाम को प्राथमिकता दी जाती है। जिसमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या अधिक होती है उस श्रृंखला के नाम को प्राथमिकता दी जाती है। आप ये फार्मूले नोट कर लीजिए। हम आप आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर, सीख लेना है आपको। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पर। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही नॉर्मल होगा आपका। 3 कार्बन और एक पार्श्व श्रृंखला, CH3, ये CH3, ये H, ये H, ये H, H, H और H, ये CH3 हो गई। इसका नाम हमको लिखना है। देखिए वैसे तो इसका नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो जाएगा इसका साधारण नाम, ठीक है, और एक इसका हो जाएगा IUPAC। साधारण नाम में हम लोग क्या करते हैं कि जो साधारण नाम के लिए सफिक्स यूज होता है, साधारण नाम में श्रृंखला के लिए सफिक्स संयोजी श्रृंखला का मतलब इल, और IUPAC नाम पद्धति में सफिक्स जो यूज होता है श्रृंखला के लिए वो हो सकता है एन हो सकता है इन हो और हो सकता है आइन हो। ठीक है, तो इसका नाम पहले हम साधारण नाम लिखेंगे। साधारण नाम में एक कार्बन होता है जिसको अंतिम कार्बन मानते हैं, तो ये अंतिम कार्बन, क्योंकि इस पर एल्किल समूह ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस अंतिम कार्बन पर अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये द्वितीयक कार्बन का उपयोग, यहाँ पर द्वितीयक कार्बन का कार्य कर रहा है, तो द्वितीयक कार्बन को हम लिखते हैं सेक। ठीक है, और इस कार्बन से कितने जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो सेक पेंटिल, और इसका पूरा नाम हो जाता है द्वितीयक पेंटिल। द्वितीयक पेंटिल ये हो गया साधारण नाम। अब इसका लिखेंगे IUPAC नाम, और IUPAC नाम पद्धति के लिए हमने आपसे कहा है कि आप गांठ बांध लीजिए। क्या बांधना है कि हर हाल में सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। 1 2 3 गलत, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
चाहे हम सीधे चले जाएँ, चाहे यहाँ से ऊपर चले जाएँ, हमको हर हाल में एक पार्श्व श्रृंखला जरूर मिलेगी, तो हम सीधे चले जाएंगे। और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से पार्श्व क्रियात्मक समूह क्या है इसमें नहीं है। देखिए क्रियात्मक समूह ग्रुप नहीं है। क्या इसमें कोई संयोजी परमाणु है? नहीं है। और क्या इसमें कोई संयोजी परमाणु है? नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिए पार्श्व श्रृंखला है। तो पार्श्व श्रृंखला जिधर से नज़दीक होगी उधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 4 हो गए। और दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे नाम लिखना, 2 मेथिल हो गया। 2 मेथिल कितने कार्बन? 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। और प्रत्येक कार्बन के मध्य में बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्डिंग का क्या लगेगा? एन। पूरा नाम क्या बना? 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा इधर लिख दिए, इधर लिखना था 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया IUPAC नाम। समझ में आ रही बात? CH3C CH3C H2 ये वही है। देखो CH2 चल रहा है ना, CH3 ये हो गया। एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देंगे Cl। तो इसकी श्रृंखला अगर हम बनाएं CH3C CH3C Cl और ये H CH और ये CH3 कितने कार्बन हैं वैसे? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन और ये छठा भी है, ठीक है। इसमें हम देखें तो पार्श्व श्रृंखला भी और संयोजी परमाणु भी है। पार्श्व श्रृंखला का नाम भी लिखना है और संयोजी परमाणु का नाम भी लिखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेना है। सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? पेंट। प्रत्येक कार्बन के मध्य में बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्डिंग, तो पेंटेन हो गया। लेकिन अभी इसके आगे लिखना बाकी है, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हो गया। अभी हमको लिखना पार्श्व श्रृंखला और संयोजी परमाणु। तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा पार्श्व श्रृंखला का और फिर नाम लिखा जाएगा संयोजी परमाणु का। बताइए क्या लिखा जाएगा? संयोजी परमाणु का नाम पहले लिखें या पार्श्व श्रृंखला का? ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले नाम लिख देना है किसका? संयोजी परमाणु का, और फिर नाम लिख देना है किसका? पार्श्व श्रृंखला का। तो वैसे तो प्रीफिक्स होता है इसका, ये मेथिल हो जाएगा और ये क्लोरो हो जाएगा। नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये नज़दीक होंगे। 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5, तब भी तीसरे नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। लेकिन जो मेथिल है वो इधर से नंबरिंग करने पर नज़दीक आता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग सही है, पेंटेन हो गया। दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है मेथिल और तीसरे पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 3 क्लोरो और 2 मेथिल पेंटेन। ये हो गया आपका IUPAC नाम इस श्रृंखला का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सात कार्बन हो गए, ठीक है, 7 कार्बन हो गए। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ये CH3 और CH3। इसे एक की आवश्यकता है, इसे भी एक की आवश्यकता है, इसे भी एक की आवश्यकता है, इसे भी एक की आवश्यकता है और इसे 2 की आवश्यकता है। इस श्रृंखला का नाम लिखना है हमको। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तो असमंजस हो गया। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग नाम किधर से लिखेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान रूल है, लास्ट वाला रूल अभी हमने जो आपको बताया था
कि जिसमें पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक होगी उस श्रृंखला के नाम को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए अगर हम इस श्रृंखला में यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो गौर से देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या कितनी मिलेगी 1 2 3 4। और अगर हम सीधे कर देते हैं 1 2 3 6 7, तो हमको पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या मिलेगी कितनी 1 ये 2 3 और 4 पार्श्व श्रृंखलाएं मिल रही हैं जो कि नंबरिंग सही मानी जाती है। तो 7 कार्बन निकल के आए। 7 कार्बन का नाम होता है हेप्ट। प्रत्येक कार्बन के मध्य में बॉन्डिंग है सिंगल, तो हेप्टेन। फिर दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 कितने हैं 1 2 3। देखिए एक फार्मूला, एक रूल और आपका कहता है क्रियात्मक समूह के पार्श्व श्रृंखला अगर कार्बनिक श्रृंखलाओं में या संयोजी परमाणु अगर कार्बनिक श्रृंखलाओं में एक से ज़्यादा हैं तो उनकी संख्या के आधार पर उनके नाम लिख समूह के नाम से पहले या उनके नाम के पहले डाई, ट्राई और टेट्रा या पेंटा लगाते हैं। तो अगर 2 हैं, जैसे 2 हैं तो डाई लिखते हैं हम लोग, 3 हैं तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखा जाता है, 5 है तो पेंटा लिखा जाता है। ठीक है, तो कितने हैं 3 है ना, मेथिल मेथिल मेथिल, भाई इसका नाम क्या है मेथिल है। एक कार्बन है ना, इसका नाम भी क्या होगा मेथिल होगा। अभी हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको एक टेबल के माध्यम से, इसका नाम क्या होगा मेथिल होगा। तो 3 मेथिल हो गए, तो 2, 3, 5 कितने ट्राई क्या मेथिल। फिर अभी चौथे कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ, कितने कार्बन है 1 2 3, इसका नाम साधारण नाम पद्धति में इल में 3 कार्बन का होता है प्रोपिल, तो प्रोपिल हो गया। कितने पर जुड़ा हुआ 4 पर, तो 4 प्रोपिल हेप्टेन, ये हो गई आपकी श्रृंखला का नाम। चलिए एक लास्ट श्रृंखला आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाया जा सकता है। अभी भी वैसे भी इसका दूसरा वीडियो बनाया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। एक संयोजी आपको एक कार्बनिक श्रृंखला इस तरह से पढ़ाई जा रही है CH3, जिसमें एक क्रियात्मक समूह भी होगा OH और Cl, H और H, HH, Cl, H और H। देखिए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH आ रहा है, दूसरे नंबर पर ही Cl, चौथे नंबर पर Cl आ रहा है। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर आ रहा है। इधर से नंबरिंग करने पर, इस दिशा से नंबरिंग करने पर OH दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये दिशा सही है जबकि ये दिशा गलत। ठीक है, तो नंबरिंग सही हो गई एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कार्बन है। अब हम स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, भाई क्रियात्मक समूह का तो हम हमेशा सफिक्स लिखा जाता है। ठीक है, और जो संयोजी परमाणु होते हैं उनका लिखा जाता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसका लिखा जाएगा। कितने क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, और क्लोरीन का प्रीफिक्स होता है क्लोरो। क्लोरीन के दो नाम लिखे जाते हैं, एक सफिक्स का लिखा जाता है और एक लिखा जाता है प्रीफिक्स का। ठीक है, क्लोरीन का सफिक्स होता है क्लोराइड और क्लोरीन का प्रीफिक्स होता है क्या क्लोरो, याद रखिएगा। ये हैलोजन वर्ग का है ना, तो इसलिए हैलाइड लिखा जाता है और हैलो इसका स्टैंडर्ड नाम होता है। तो कितने हैं 2 है ना, तो 2, 4 क्या डाई क्लोरो, 2, 4 डाई क्लोरो
और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्स में प्रत्येक कार्बन के मध्य में देखिए बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग, तो एन, और उसमें लगेगा OH का सफिक्स ऑल, क्योंकि OH जो है आपका क्रियात्मक समूह अल्कोहल का है, और अल्कोहल का प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी और सफिक्स होता है इसका क्या, ऑल। हमको सफिक्स यूज करना है इसलिए हमने ऑल लिख दिया। ये हुआ आपका ये नाम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्रृंखला बनाकर आपको नाम पढ़ाया जाएगा। तो हर हाल में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आसपास ज़्यादा से ज़्यादा सफाई बनाए रखें, ध्यान रखें अपने और अपने लोगों का। धन्यवाद।